कर्नाटका में सिद्धरामैया सरकार के शपथ ग्रहण की घड़ी आ चुकी है। थोड़ी देर में यह समारोह शुरू होने वाला है। तमाम बड़े नेता वहां पहुंच चुके हैं। देश भर से विपक्षी दलों के दिग्गज नेता समारोह में आए हैं। मोदी विरोधी मोर्चा बना रही कांग्रेस ने 20 दलों को इनवाइट भेजा था। बता दें आपको, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं समारोह स्थल पर। स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, कश्मीर से महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला, झारखंड से हेमंत सोरेन, ये तमाम नेता शपथ ग्रहण समारोह में आ चुके हैं। तस्वीर देखिए, राहुल गांधी एक तरफ, सिद्धरामैया दूसरी तरफ, डीके शिव कुमार, दोनों का हाथ उठाकर एकजुटता का संदेश देते हुए। हालांकि इन दोनों नेताओं ने कई दिनों तक उन्हें हलकान रखा, लेकिन चले, अब सहमति बनी है। कितने दिन चलेगी वो अलग बात है, लेकिन सिद्धरामैया मुख्यमंत्री होंगे, डीके शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहेंगे और उप मुख्यमंत्री होंगे। दूसरी ओर जो और तमाम दलों के नेता वहां पहुंच रहे हैं, महबूबा मुफ्ती को आप देख रहे हैं, इनके अलावा फारूक अब्दुल्ला वहां आए हैं, और स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो वहां पहुंचे हुए हैं। कमल हासन आए हैं तमिलनाडु से। अब कमल हासन भी केवल एक फिल्म स्टार नहीं है, उनकी अपनी पार्टी है। और जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे थे, उस दौरान उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई थी। उन्होंने एक इंटरव्यू भी किया था राहुल गांधी का। वो भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री स्टालिन को आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार जो इस वक्त विपक्षी एकता की एक धुरी बनकर सामने आए हैं, तमाम कोशिशें उनकी तरफ से हो रही हैं। ये इकलौते नेता हैं जो तमाम नेताओं से जा जाकर मिल रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, फिर जाते हैं ममता को मनाते हैं, फिर अखिलेश यादव से बात करते हैं। तो सब लोगों को एक मंच पर लाने की, एक पेज पर लाने की कोशिश कोई एक आदमी इस वक्त कर रहा है देश में, तो वो नीतीश कुमार है। वो चाहते हैं, शिद्दत से लगे हुए हैं कि एक ही मोर्चा बने, जो भी बने, भाजपा के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिखराव कहीं ना दिखाई दे विपक्ष में। कमलनाथ को आप देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी से बात करते हुए। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी, बड़ी अहम भूमिका रही इन दोनों की। चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा की जितनी अहम भूमिका थी, चुनाव के बाद भी बहुत अहम भूमिका रही। जो विवाद चला डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच करीब 4-5 दिन तक, उस विवाद को सुलझाने के लिए। तो तस्वीरों में इस वक्त आपको विपक्ष के ये तमाम बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं और खचाखच भरा हुआ है स्टेडियम। तो जो सरकार बनने जा रही है वो अपनी लोकप्रियता भी दिखा रही है। तस्वीरों में आप देखिए, टी राघवन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं सीधे बेंगलुरु से। राघवन, बताइएगा जरा, सबसे पहले तो ये बताइए, कई चेहरे तो हमें दिखाई दिए हैं, और कौन कौन से बड़े लीडर्स पहुंचे हैं यहां पर? जी देखिए सौरभ, करीब 21 विपक्षी दलों के नेताओं, जिनमें वो मुख्यमंत्री भी शामिल हैं जो क्षेत्रीय पार्टियों के हैं और अभी सत्ता में है, सबको इनवाइट किया गया था। आखिरी मौके पर हमें पता चला कि ममता बनर्जी नहीं पहुंची, उनकी जगह से उनके रिप्रेजेंटेटिव को भेजा गया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव नहीं पहुंचे। जिनको न्योता नहीं दिया गया है वो भी दिलचस्प बात है। उसमें जो BRS पार्टी के मुखिया हैं के चंद्रशेखर राव, वो शामिल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, ये ऐसे नेता हैं जिनको इनविटेशन भेजा भी नहीं गया था। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से, जैसा आपने बताया, कोशिश ये हो रही है कि एक ही धड़ा हो जो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टक्कर ले सके 2024 के चुनाव में। बिल्कुल ठीक है कि 2024 का जो चुनाव है वो वाकई में इस यहाँ से जो मंच है आप देख रहे हैं, यहाँ से एक लॉन्चिंग पैड, उसको साबित करने की कोशिश में कांग्रेस जुटी हुई है। इसलिए एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर विपक्षी दलों के नेताओं को इन्वाइट किया गया है। हालांकि आपने एक दिलचस्प बात ये भी कही थी कि जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई जो 4 दिनों तक चली थी, हम आपको बता दें कि मंत्रिमंडल के गठन की लड़ाई भी बहुत ज़बरदस्त देखने को मिली। हमें यह बताया गया कि जो सिद्धरामैया का गुट है वो अपने साथ कम से कम 20 नामों को लेकर दिल्ली गए थे। इसी तरह से डीके शिव कुमार भी अपने 20 लोगों को मंत्री बनाना चाहते थे। पहले ये खबर थी कि 28 विधायकों के साथ फुल फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट यहाँ पर होगा, लेकिन वो फिर 14 हुआ करीब रात में 1:30 बजे और 2:30 बजे हमें ये बताया गया कि सिर्फ 8 ऐसे मंत्री जो अनडिस्प्यूटेड हैं, पार्टी आला कमान के बहुत करीब हैं, जिसमें AICC अध्यक्ष के बेटे प्रियांक खरगे भी शामिल हैं। उसके अलावा अगर हम आपको नाम बता दें, डॉक्टर जी परमेश्वर, KH मुनियप्पा, KJ जॉर्ज, MB पाटिल, सतीश जारकिहोली, प्रियांक खरगे, रामलिंगा रेड्डी और BZ जमीर अहमद खान, ये 8 विधायक जो हैं फिलहाल
यहाँ पर मंत्री पद की शपथ लेंगे। बहुत पशोपेश की स्थिति, हमें ये बताया गया है कि इसके बाद एक कैबिनेट की मीटिंग होगी जिसमें उस 5 गारंटियों का ऐलान करना है जो एक धुरी साबित हुई कांग्रेस को कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाने में। उसके बाद हमें बताया गया कि एक बार फिर ये दोनों नेता दिल्ली जाएंगे और बाकी जो कैबिनेट फॉर्मेशन है उस पर मंथन किया जाएगा। जी चलें, तो मतलब मुख्यमंत्री पद को लेकर जो खींचतान थी वो फिर बाद में कौन कौन मंत्री बनेंगे उसको लेकर भी चली और फुल कैबिनेट बन जाती या शपथ ले लेती, लेकिन केवल 8 मंत्री शपथ ले रहे हैं, वरना 28 लोग आज शपथ लेते हुए आपको दिखाई देते। आज केवल मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनके अलावा केवल 8 लोग शपथ देते हुए आपको दिखाई देंगे। प्रोफेसर जीवीआर शास्त्री भी हमारे साथ हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि यहाँ ये शपथ ग्रहण समारोह, इसको आप देखते हैं या उससे बढ़कर शक्ति प्रदर्शन, ये जो बड़े बड़े लोग और पार्टियों के यहाँ पहुंचे हैं और उसमें भी 3 बड़े नाम नहीं है, हालांकि उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं लेकिन खुद नहीं आए हैं, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे। स्वाभाविक है, कांग्रेस ने साउथ में जीता है, पहली बार एक ऐसी अपनी बलबूते पे कर्नाटका में जीता था, क्योंकि पिछली बार तो उनको अपनी एक बहुत बड़ा मुश्किल हो गई थी, कहीं कोई बहुमत नहीं मिल पाए। तो इस बार तो 135 सीटें आराम से मिल गए थे, अपनी पार्टी के हिसाब से ही वो सरकार बनाया था। लेकिन इसमें एक चीज और है, वो ये है क्योंकि साउथ में से बीजेपी को अपना गढ़ मानने वाली ये जो कर्नाटका, उसमें से ये कांग्रेस जाना और कांग्रेस को प्रोफेसर साहब बस अपडेट दे रहा हूं, गवर्नर साहब पहुंच गए मंच पर और वक्त देखिए जो है 12:30 से ऊपर ही हो चुका है। अब तो गवर्नर साहब पहुंचे, मतलब शपथ का वक्त जो है बस अब शुरू हो चुका है और अब समारोह भी शुरू हो जाएगा किसी भी समय। जी बोले। तो मेरा कहने का मतलब ये है, केरला, कर्नाटका और तेलंगाना, इसमें कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस को ऑक्सीजन चाहिए था, तो ऑक्सीजन शायद उनको मिल गया, वो दिखता है उनकी अपनी बॉडी लैंग्वेज से। लेकिन क्योंकि उनको ये पता है केरला और कर्नाटका, तेलंगाना में 40-45 सीट वो हासिल कर सकते हैं, ऐसा करके उनका अपना भावना है। और उससे भी ज्यादा बड़ा भावना ये है, उनको ये भी पता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है, तेलंगाना में भी होने वाला है, आंध्रा में भी होने वाला है, इसके सार्वजनिक चुनाव के साथ। जी तो ये नजदीक ये एक ही साल के अंदर ये सारा चुनाव है, तो उसमें अपने प्रदर्शन का तो बात की बात है, लेकिन जहां तक उनका अपना, क्योंकि इनको यहाँ पे लोकल लीडरशिप स्ट्रांग है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में एक अंतर देखने के लिए मिलता है, वो ये है बीजेपी का जो लोकल लीडरशिप है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। और आपने जो बात की है ना प्रोफेसर साहब आगे के चुनाव की, क्योंकि ये चुनाव तो चलिए हो गया, वही है असली बात। एक बार फिर जाना चाहते हैं हर्षवर्धन जी के पास। बहुत से लोग तो वो जो 2000 रुपए का नोट जो सितंबर के बाद नहीं चलेगा शायद, उसको भी चुनाव से, आने वाले चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, और इस शक्ति प्रदर्शन पर भारी ना पड़ जाए वो 2000 रुपए का नोट, ये चर्चा चल रही है हर्षवर्धन जी। देखिए सौरभ जी, अगर राजनीतिक दलों का सारा मसला सिर्फ रखे हुए 2000 के नोट से ही चलना है तो फिर तो मुश्किल हो गई। और अब ये कितनी मतलब तय करके मुश्किल की गई है या नहीं की गई है, क्योंकि मैं भी देख रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में पैसा कैसे खर्च कर पाएंगे, कर्नाटक में तो खर्च कर लिया। खैर ये सब चलेगा, लेकिन मूल बात यहां समझने की है, जब हम कर्नाटक का परिदृश्य देखते हैं, और मैंने आपके साथ ही शो में कहा था, फिर से दोहरा रहा हूं कि भाजपा ने वहां जोखिम बहुत बड़ा लिया है, एकदम नए चेहरे उतार दिए, अपने लिंगायत फोल्ड से बाहर जाने की कोशिश की है। और अगर आप ध्यान से देखें तो कांग्रेस पार्टी के पास एक बड़ा अवसर था कि वो लिंगायतों को भी अपने साथ एक बड़ी जगह देते, उनको कोशिश करते, बड़े विधायक जीत कर आए हैं, एक स्थिति थी उनके पास, लेकिन वो स्थिर रह गए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लग रहा होगा, कि जाने अनजाने कई ऐसे नेता जिनका महत्व है विपक्ष में, वो आज उस मंच पर नहीं दिख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि ये वाली स्थिति बनी रहे। तो एक तो 2000 के नोट जो कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में अब कम खर्च करने को मिलेगा, और दूसरा जो विपक्षी रणनीति है, उन दोनों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी संभावनाएं तलाश रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। अब गवर्नर थावरचंद गहलोत साहब ने बुलाया है सिद्धारमैया जी को शपथ लेने के लिए। सिद्धारमैया शपथ ले रहे हैं, अब दूसरी बार कर्नाटका के मुख्यमंत्री बनेंगे। बस सीनियर लीडर, 75 साल उम्र है उनकी, ओबीसी कुर्बा समाज से आते हैं, दूसरी बार कर्नाटका की कमान संभाल रहे हैं।
इनके बारे में बताया जाता है कि पॉपुलर लीडर हैं वाकई। ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು सिद्धरमैया जी शपथ ले रहे हैं। राघवन, सिद्धरमैया साहब का राजनीतिक सफर जेडीएस से लेकर के कांग्रेस पार्टी तक काफी लंबा सफर रहा है। सिद्धरमैया साहब के बारे में क्या आम बातें जो हैं वो कही जाती हैं? बताया जाता है कि वाकई रियल सेंस में एक पॉपुलर लीडर है। जी बिल्कुल, देखिए सौरभ, जमीन से जुड़े नेता हैं ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। लोक दल जो जनता पार्टी का एक संगठन था, वहां से इन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी। चामुंडेश्वरी पहले और बाद में डीलिमिटेशन के बाद वरुणा, ये दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो लगातार, जहां से सिद्धरामैया जो है उन्होंने अपनी राजनीति, जो एमएलए लगातार वहां से बने। एक बार जरूर 2018 के चुनाव में वो चामुंडेश्वरी से चुनाव हार गए थे, हालांकि बादामी से वो जीते थे। गडरिया परिवार यानी कुर्बा समुदाय से बहुत गरीब परिवार से सिद्धरामैया ताल्लुक रखते हैं। पहले 2 बार डिप्टी सीएम बने हैं, अब दूसरी बार सीएम बनने की शपथ ले रहे हैं। सबसे बड़ा जो इनके पक्ष में जो बात जाती है सौरभ, वो ये है कि ये अहिंदा मूवमेंट को रिवाइव करने वाले नेता बने। अहिंदा मतलब अल्पसंख्यक, दलित, मुस्लिम्स और पिछड़े लोगों को एक साथ लेकर चलने का जो देवराज अरस, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कर्नाटका ने एक मूवमेंट चालू किया था, उसको इन्होंने रिवाइव किया। उसके बाद ये उस वोट बैंक के सर्वे सर्वा बन गए एक तरह से कहें तो। हालांकि 2018 में वो चीज़ देखने को नहीं मिली थी। 2019 में तो जब नरेंद्र मोदी की एक तरह से कहें कि सुनामी थी कर्नाटक में, जब 26 सीटें 25+1 बीजेपी ने जीत ली थी 28 में से, तब भी वो क्रेडिट सिद्धरामैया के हाथ नहीं गया। लेकिन 2023 के चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से सिद्धरामैया ने उस वोट बैंक को वापस अपने पक्ष में किया। और यही वजह बनी कि वो सीएम पद की उम्मीदवारी में भी एक चीज अहम है यहाँ पर, सीएम का पद। आपसे अभी अभिजीत पूछना चाहता हूँ, जब पार्टी टूटी और बीजेपी ने सरकार बनाई और उसमें माना गया कि इनके सारे लॉयलिस्ट थे जो टूट करके गए ज्यादातर, उसके बावजूद इन पर भरोसा कायम है या कांग्रेस पार्टी डरती है इनसे? देखिए, भरोसा एक चीज होता है और नीड एक और चीज, मजबूरी। ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि जो जिस तरह से जब भी आपके संपादक कॉरेस्पॉन्डेंट ने बोला था कि आइंदा, जिस किस्म से सिद्धरामैया उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, वो शायद डीके शिवकुमार के पास नहीं है। डीके शिवकुमार एक बहुत ही अर्बेन किस्म के हैं जो अच्छा कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। सिद्धरामैया वो जो सोशल डायनामिक्स हैं उसको बहुत अच्छी तरह से मैनिपुलेट करते हैं। आप अभी कैबिनेट ही देख लीजिए, जो 8 मंत्री प्लस 2 चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो चुने गए हैं, इनमें से सिद्धरामैया कुरुबा हैं जो लगभग 8 से 9% के हैं। डिप्टी जो हैं डीके शिवकुमार वो कलिगा हैं। इसमें हैरानी की बस एक बात है इसमें कि लिंगायत मेरे को बस एक दिखाई दे रहे हैं, वो है एमबी पाटिल इसमें। बाकी जो हैं वो सब काफ़ी सारे दलित मिनिस्टर्स हैं, एक क्रिश्चियन मिनिस्टर हैं और एक मुसलमान मिनिस्टर हैं। बट इसमें क्या है कि मैं ये नहीं मानूंगा कि कांग्रेस की जो हाई कमांड है वो एक्चुअली विश्वास रखता है, पर मजबूरी तो जरूर है। सिद्धरामैया मजबूरी है उनकी। जी, अब डीके शिवकुमार को बुलाया जा रहा है। अधिकार पदा ಹಾಗೂ गोप्यता प्रमाण वचना डीके शिवकुमार वेदिके इस जीत के एक बड़े नायक हैं और उन्होंने अपनी दावेदारी आगे रखने में कोई कमी नहीं रखी। शोर सुनिए जरा उनके नाम पर। वहां मौजूद सारे नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं इस वक्त डीके शिवकुमार। अपने मिलने वालों के बीच में, अपने वर्कर्स के बीच में डीके के नाम से मशहूर हैं। चुनाव जीतने के बाद तमाम बातचीत में उन्होंने साफ खुलकर कहा कि मैं
पार्टी को धोखा नहीं दूंगा, ब्लैकमेल नहीं ನಾನು करूंगा। ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಾದ ನಾನು ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣದ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರೆಂದು ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ಅಜ್ಜನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವಾದಂಥ ಅಥವಾ ನನ್ನ ತಿಳಿಯ ಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಯುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯಬಹುದಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಥಾ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಂಗಾಧರ ಅಜ್ಜರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. डी.के. शिव कुमार अब उप मुख्यमंत्री होंगे कर्नाटका के। राघवन, अब दर्शकों के लिए समझाइए कि ये मुख्यमंत्री की बाजी डी.के. शिव कुमार हार चुके हैं या बस इस बाजी में एक विराम लगा है 2024 तक के लिए और उसके बाद अभी अगली चाल चली जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए कोई दौरा ही नहीं है इसमें। वो मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बात का फॉर्मूला चार्ट आउट किया गया है, पावर शेयरिंग हो गई है। हालांकि चूंकि मुख्यमंत्री का पद जो है वो बहुत रेस्पेक्टफुल होता है, इस वजह से शायद कांग्रेस पार्टी इस बात को सार्वजनिक नहीं कर रही है। और जब डी.के. शिवकुमार से बार बार ये पूछा गया तब उन्होंने भी यही बताया कि वो कॉन्फिडेंशियल बात है, मैं उसको पब्लिक नहीं कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं डी.के. शिवकुमार उन नेताओं में से नहीं है जो हार मान ले। उनको जरूर इस बात का आश्वासन दिया गया है कि जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुआ है वो कर्नाटक में नहीं होगा। समय आने पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हमें यहां तक बताया गया उनके कैंप के लोगों ने कि सोनिया गांधी ने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंस में उनसे बात की और कहा कि डोंट वरी, आई विल बी देयर विथ यू। इस बात के बाद वो थोड़े रिलेंट हुए क्योंकि उन्हें ये लिखित में आश्वासन वो चाहते थे। लेकिन अब जब उनको आश्वासन सोनिया गांधी से मिला और सोनिया गांधी की वो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद और अकेले उप मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने इस डील को स्वीकार किया है। और फॉर्मूला क्या है? 2 साल बाद उनको कांग्रेस को एक बार 2 साल के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है वो 2 तरह की है। ऐसा कहा जा रहा है कि 30-30 महीने की दोनों की सरकार होगी, क्योंकि जब कल जिस तरह की लॉबिंग हुई थी मिनिस्टर पोस्ट के लिए, सौरभ, एक दिलचस्प बात उसमें भी सामने आई कि आला कमान की तरफ से ये कहा गया था कि जो सिद्धरामैया की कैबिनेट में मैं आता हूँ आपके पास राघवन। अब जो व्यक्ति आए ये भी बड़े नेता हैं जी, परमेश्वर, और ये भी मुख्यमंत्री बने ही खुलकर अपनी दावेदारी रखी थी जी। और सीएम नहीं तो कम से कम डिप्टी सीएम ही बना देते, ये तक कहा था और नाराजगी भी जताई थी। ನಾನು ಭಾರತದ और सिद्धारमैया को तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ प्रोफेसर साहब जी परमेश्वर, इन्होंने तो खुलकर कहा था दलित सीएम बनना चाहिए और दलित सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम तो बनना ही चाहिए, पार्टी को ये करना चाहिए। बड़े नाराज हुए थे। एक्चुअली जी परमेश्वर पीसीसी के अध्यक्ष रहा है, क्योंकि इनको पता है, क्योंकि सिद्धिरामैया को, क्योंकि आप पूरा चेहरा देखिए ना, सिद्धिरामैया जो है जो जेडीएस से आया हुआ है, वो ओरिजिनल कांग्रेसी नहीं है। तो वो जेडीएस से आने से वजह से क्या हुआ, इनको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। जितने भी बाकी ये जो नेता हैं वो पूरा इनको मुकम्मल तौर पे वो कबूल नहीं करते हैं। लेकिन जहां तक इनका सवाल है, ये बहुत बढ़िया अपने आप को एक अच्छा सा नेता मानते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ इसका नजदीक संबंध है। अच्छा, आपने अब ये वजह बता दी कि क्यों इन्होंने खुलकर अपनी बात ये कह पाए थे। बहरहाल दलित लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, पीसीसी अध्यक्ष भी रहे हैं, इस वजह से और डिप्टी सीएम भी रहे हैं, इन्होंने खुलकर अपनी बात कही और इन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए
दलित समुदाय से, और उस वक्त झगड़ा जो है वो डीके शिव कुमार का और सिद्धरमैया साहब का बड़ा खुलकर चल रहा था, जिस वक्त इनके नाम की चर्चा हुई थी। 2013 में भी सौरभ, 2013 के विधानसभा चुनाव में भी ये सीएम बनने के बहुत नजदीक थे, लेकिन विधानसभा चुनाव ही हार गए थे तब ये। जी प्रोफेसर साहब, जब भी कांग्रेस सरकार जो आने वाला वक्त में मुश्किल दौर में गुजरेगी वो बिकॉज ऑफ जी परमेश्वर, ये जी परमेश्वर ही करेंगे जो भी कांड करना है, क्योंकि इनकी सोच ही ऐसी है, क्योंकि इनको पता है ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा व्यक्ति है। नहीं अब नहीं, पहले तो अब ये बताइए 135 विधायक के बाद भी आपको लगता है कि इन 5 साल में कभी कांग्रेस पर कोई मुसीबत आएगी? नहीं, 135 विधायक सिर्फ सोनिया गांधी, प्रियंका, राहुल तक है, बाकी कर्नाटक में पहुंचेंगे तो 135 नहीं है, सबका अपना 7, अपना 15, अपना 20, अपना 25 है। बस ये सिर्फ सोनिया गांधी, प्रियंका दिल्ली तक है 135। आप बेंगलुरु में लैंड करेंगे तो पता लगेगा 15-20 आदमी उधर है, 20 आदमी इधर है। अच्छा, प्रोफेसर साहब, अब जो ये पिछली पंक्ति में सारे बड़े लीडर्स बैठे हैं, हम जरा उनकी चर्चा करें। स्टालिन साहब दिख रहे हैं, महबूबा मुफ्ती नजर आ रही है, नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, देवेंद्र। बीजेपी इस तस्वीर को देख रही होगी तो क्या कुछ पशोपेश में होगी या बिल्कुल नहीं? इस लिहाज से बहुत पशोपेश समझ में नहीं आता कि उनके ना चेहरे पे, ना वाणी में, ना सोच में, क्योंकि पहले भी इस तरह की तस्वीरें आप देख चुके हैं 2018 में, इससे बहुत बड़ी बिल्कुल, और उनका नतीजा भी सबने देख चुका है। तो ये मानकर चलते हैं जैसे महबूबा मुफ्ती वहां पे अगर गई हैं तो महबूबा मुफ्ती कर्नाटक के पॉलिटिक्स में क्या दे सकती हैं, या तो ऐसे नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं। तो उस लिहाज से बीजेपी ये मानकर चलती है कि जितने भी मोदी विरोधी हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी से अब बीजेपी के पॉलिटिक्स से चोट खाए हुए हैं, वो एक साथ इकट्ठा होते हैं, लेकिन उनके साथ जुड़ने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता हो, ये कुछ एक स्टेट को छोड़े तो ऐसी कोई समस्या नजर नहीं आती। लेकिन महाराष्ट्र की जैसे बार बार बात कही जाती है कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से इकट्ठा हुए, वहां पर बीजेपी को आगे भी तकलीफ हो सकती है, ये पार्टी का आकलन है। लेकिन महाराष्ट्र से शरद पवार आए, उद्धव ठाकरे नहीं आए। उद्धव ठाकरे आमतौर पे ऐसे बहुत कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा शिरकत करते नहीं, लेकिन अपने खास व्यक्ति को उन्होंने भेजा है, तो इसके पीछे और कोई ज़्यादा वजह नहीं हो सकती, क्योंकि उद्धव को आप देखें तो उद्धव अभी सबसे ज़्यादा बीजेपी से चोटिल नेताओं में से हैं, तो वो तो ऑलरेडी चिपके हुए हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। अभिजीत, मायावती को तो बुलाया ही नहीं गया, लेकिन अखिलेश नहीं आए हैं, ममता बनर्जी नहीं आए हैं, उन्होंने अपने सहयोगी भेजे हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने तो एक टिप्पणी भी की थी ना यूपी इलेक्शन से पहले कि राहुल गांधी और कांग्रेस को थोड़ी सी निंदा करते हुए, तो उधर सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि अखिलेश और राहुल के बीच में काफी सारा तनाव है। नंबर 1, मायावती आपको एक सेकंड इसी पर होल्ड करते हुए, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के साथ अखिलेश की यूपी में कोई अंडरस्टैंडिंग बन सकती है? देखिए, कांग्रेस के साथ बन सकती है, राहुल गांधी के साथ नहीं बन सकती है। उन दोनों में एक डिफरेंस है, क्योंकि सोनिया गांधी जब थी वो सबको ले जा सकते थे। पहले आपको याद होगा अखिलेश के जो पिता थे मुलायम सिंह यादव जी, उनके खिलाफ काफ़ी सारा एक बैड फीलिंग हुआ था। वो 272 जो बहुत फेमस एपिसोड हुआ था 1998 में, शायद 1996 या 8 में, बट उसके बाद भी सोनिया ने उनको मना झुला के इकट्ठा किया था यूपीए में। राहुल गांधी के पास वो डिप्लोमेटिक स्किल नहीं है। आप देख लीजिए, फालतू में आपने क्यों मायावती को नहीं बुलाया? मायावती तो अभी किसी के लिए थ्रेट नहीं है, तो फालतू में फिर क्यों नहीं बुलाया? आपका तो यूपी में कुछ है नहीं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं बुलाया? दिल्ली में तो आप अभी तो पार्टी ही नहीं बची है आपकी। पंजाब में मैंने सुना है आजकल, पहले जब कांग्रेस पावर में भी नहीं होती थी, वो जो छिछोरे और ये सब पार्टी ऑफिस में आते थे कोई ना कोई काम करवाने के लिए, अब तो वो भी नहीं हो रहा है। ये सरप्राइजिंग है, क्योंकि जब राहुल गांधी की सदस्यता गई लोकसभा की और घर खाली करना पड़ा, उस तमाम एपिसोड के बीच में ऐसा लगा था कि केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के बीच में वो जो बर्फ थी थोड़ी पिघली थी। लेकिन सर देखें तो कर्नाटक में ही केजरीवाल की पार्टी ने 200 कैंडिडेट खड़ा किए थे, और उस दूसरी तरफ पंजाब में आप स्थिति देख ही रहे हैं। तो केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी स्वाभाविक मित्र नहीं हैं, नहीं हो सकते हैं। उसकी वजह सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि केजरीवाल की सोच में भी है। केजरीवाल भी इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते कि हमें कांग्रेस की सुपरमेसी को स्वीकार करना है। हाँ, वहाँ ज़रूर साथ वो दे देंगे जहाँ उन्हें ऐसा लगेगा कि अपोजिशन के इस मुद्दे के सहारे हमें बीजेपी पे अटैक करना है। तो वो मसला बीजेपी पे अटैक करने का होता है, पीएम मोदी पे अटैक करने का होता है, कांग्रेस के साथ जाने का नहीं होता। तो अखिलेश यादव, आपको लगता है कि अगर ये गठबंधन कभी शक्ल लेता है तो वो इससे बाहर ही है, लगभग बाहर ही है?
अरविंद केजरीवाल को बुलाया ही नहीं गया। नहीं, तो अखिलेश बाहर रहेंगे इस बात की संभावना मुझे सौरभ नजर नहीं आती, क्योंकि अगला जब लोकसभा चुनाव आएगा तो अखिलेश यादव को भी जरूरत पड़ेगी वहां पे सहयोगी की, और उस कंडीशन में निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को अपने साथ रखना चाहेंगे। एक समस्या जरूर आएगी उस समय सीटों को लेकर, लेकिन मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी एक साथ लड़ेंगे उस चुनाव में। अखिलेश के सामने दूसरा खतरा ये भी रहेगा कि अगर किसी के साथ नहीं जाते हैं तो फिर लोकसभा चुनाव में उनकी हालत और ज्यादा पतली हो सकती है। ममता बनर्जी भी नहीं पहुंची है आज जहां पर। ममता बनर्जी का ना आना, हालांकि उन्होंने अभी स्टेटमेंट कुछ दिया, उसमें कुछ नया नहीं था कि आप जहां मजबूत हैं आप लड़िए, आप बंगाल में हमको लड़ने दीजिए, उसमें कोई नई बात नहीं थी। लेकिन अगर वो आज यहां आती तो एक बड़ा अच्छा संदेश जाता, लेकिन उन्होंने प्रेफर किया ना आना। तो यही हमको पूछना चाहिए कि क्यों नहीं आते, जो भी बड़े बड़े नेता हैं वो क्यों नहीं आते। थोड़े बहुत आ रहे हैं पर कई सारे नहीं आते। ये डिप्लोमेटिक स्किल राहुल में नहीं है। आप इसी में देख लीजिए, मैं थोड़ा सा ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ एक पैरेलल पाथ पे आपको ले जाता हूं। आप हर जगह जहां कांग्रेस की सरकार है, आप देखिए हमेशा एक नंबर 1 है और एक नंबर 2 है जो नंबर 1 को हमेशा थोड़ा ठोकर मारने की कोशिश करता है। पंजाब में कैप्टन थे और फिर नवजोत सिंह सिद्धू थे जो हमेशा थोड़ा थोड़ा ठोकते रहते थे। राजस्थान में गहलोत हैं जिनके एमएलए में सबसे ज्यादा चलता है, पर फिर सचिन पायलट हैं जो हमेशा ठोकते रहते हैं। इधर भी इन्होंने नंबर 1 और नंबर 2 का ये किया है। भूपेश बाघेल के लिए वो मिनिस्टर देव हैं जो हमेशा ठोकते रहते हैं। ये क्यों हो रहा है? हम लोगों को लगता है कि भाई ये कांग्रेस के अंदर नेचुरल विवाद है। ये नेचुरल विवाद नहीं है, ये राहुल गांधी सोच समझ के करते हैं इधर, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जब स्टेट में कोई बहुत बड़ा बन जाता है तो वो पार्टी से अलग हो जाता है। ममता बनर्जी तो कांग्रेस में थी, उनको एकदम इंडिपेंडेंस दिया गया था, उन्होंने तो नया पार्टी बना लिया। वाईएसआर बहुत बड़े थे आंध्रा में और उनके बेटे ने कंप्लीटली नया बना के अब चीफ मिनिस्टर बन गए। अब कांग्रेस की तो कुछ बची ही नहीं है आंध्रा में। केसीआर को क्यों आपने ये किया? केसीआर में तो आपका तेलंगाना में तो आपका कोई फुटप्रिंट ही नहीं है उधर। केसीआर और कांग्रेस राइवल्स हैं। केसीआर और कांग्रेस राइवल्स हैं, बट केसीआर खुद आप देखिए वो बीजेपी पर ही हमला करते रहते हैं। नहीं, वो बीजेपी पे हमला करने की वजह ही है कि कांग्रेस पार्टी के साथ मुस्लिम ना जाएं, उनके साथ आए। लेकिन तेलंगाना में तो कांग्रेस और केसीआर तो दोनों धुर विरोधी हैं। दूसरी बंगाल वाली बात जो सौरभ है, आप सोचिए कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, वो बंगाल में ममता बनर्जी के नाक में दम किए रहते हैं लगातार। और ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि पार्टी की सहमति के बिना वो उस तरह के बयान देते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई सामान्य नेता हो, लोकसभा में पार्टी के नेता हैं, वो अगर इतनी तीखी बयानबाजी करते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ तो फिर वो स्वाभाविक में तो कैसे हो सकता है? नहीं, ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक में जीत के बाद एक अच्छा जेस्चर दिखाया। बयान तो कम से कम कांग्रेस पार्टी का नाम लेकर बयान दिया, वो तो नाम भी नहीं लेती थी कांग्रेस का। और अधीर रंजन चौधरी ने उस पर बड़ा तीखा हमला किया कि वो अब उनको मजबूरी दिखाई दे रही है कि कांग्रेस के बिना वो चल नहीं सकती हैं। तो जाहिर है कि ममता उसके बाद क्यों आएंगी। पर आप ये भी देख लीजिए ना, ये एक डिस्कनेक्ट है रियलिटी से। कांग्रेस पार्टी तो बची ही नहीं है बंगाल में। कितने सीट्स हैं आपके? कुछ भी नहीं है। तो ये एक कांग्रेस को एक अंग्रेजी में स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, हिंदी में पता नहीं उसको क्या कहते हैं, बाइमंड कहते हैं ना उसे। तो एक किस्म से ये बाइमंड है कि हम अभी भी बहुत बड़े राष्ट्र पार्टी हैं, बट वो एक्चुअल में रीजनल पार्टी बन गए हैं। एक किस्म से रीजनल पार्टी ही बन गए हैं। तो उनको पता नहीं होता है आज सुबह उठ के मैं बड़ा राष्ट्र पार्टी बनूंगा या आज सुबह उठ के मैं रीजनल पार्टी की तरह सोचूंगा। ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ एक बार फिर जरा शपथ समारोह पर चले। अब जो 8 जो मंत्री शपथ ले रहे हैं उन्हें आप इस वक्त देख रहे हैं। ನಾನು ಭಾರತದ एमबी पाटिल को इस वक्त आप देख रहे हैं। कर्नाटक की डिप्टी सीएम की रेस में इनका भी नाम था। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ। राघवन, अब जरा ये जो 8 मंत्री बनाए गए, जरा इनका कॉम्पोजिशन बताइएगा। अभी अभिजीत कह रहे थे कि उनको ये आश्चर्य लग रहा है कि इसमें लिंगायत समुदाय को शायद उतना प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। यही एक है, लेकिन अभी 8 ही है।
जी देखिए, ये जो चेहरा आप अभी देख रहे हैं सौरभ स्क्रीन पर, ये सबसे बड़े लिंगायत चेहरे कह सकते हैं कांग्रेस के। बाबलेश्वर से बहुत सीनियर एमएलए हैं, लगातार वहां से चुनाव जीतते हैं, डिप्टी सीएम की रेस में थे जैसा आपने कहा। एमबी पाटिल को अभी फर्स्ट स्टेज ऑफ कैबिनेट ये नाम दे रही है कांग्रेस। इसमें स्थान देने से एक मैसेज लिंगायत समुदाय को देने की कोशिश की जा रही है। 51 उम्मीदवार लिंगायतों के पार्टी ने उतारे थे और उसमें से 39 उम्मीदवार जीते हैं। इसीलिए लगातार हमने जो वीर शैव महासभा है, लिंगायतों की सबसे बड़ी जो बॉडी है, उन्होंने तो मुख्यमंत्री पद की भी मांग की थी। तो ऐसा जरूर है कि कांग्रेस पर यह दबाव रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लिंगायत चेहरे जो हैं उसमें उनको कैबिनेट में जगह दी जाए। जब फुल फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट की बात हो रही थी तो कम से कम 5 से 6 लिंगायतों के नाम उसमें शामिल थे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि एक डेडलॉक हो गया सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के खेमे के बीच, और पार्टी हाईकमान ने ये डिसाइड किया कि सिर्फ 8 मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब जब सेकंड एक्सपेंशन है जो हमें बताया जा रहा है, या तो सोमवार को होगा या आने वाले रविवार को होगा, सोमवार के बाद वाले रविवार को, तब हम हो सकता है देखें कि और लिंगायत चेहरों को कैबिनेट में जगह दी जाए। और इनके अलावा जो बाकी और 7 मंत्री हैं उनमें कैसे ख्याल रखा गया है और समुदायों का और जातीय समूहों का? जी देखिए, इससे पहले जिन्होंने शपथ ली वो केजे जॉर्ज हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, सिद्धरामैया के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। एक तरह से यहाँ पर बेंगलुरु में, कर्नाटक में जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें ये कहा जाता है कि वो कांग्रेस पार्टी के फंड मैनेजर हैं। बहुत बड़ा रियल एस्टेट का उनका कारोबार है और जितनी भी वित्तीय सहायता चुनाव के दौरान ज़रूरत पड़ती है, डीके शिवकुमार के साथ साथ केजे जॉर्ज वो दूसरा नाम है जो बहुत प्रमुखता से इन सर्कल पे चलता है। और इस वजह से केजे जॉर्ज क्रिश्चियन हैं और लगातार जीतते आए हैं। जब भी कांग्रेस की सरकार बनी है वो कैबिनेट में रहते हैं और बहुत सीनियर लीडर होने के नाते उनको भी कैबिनेट में जगह दी गई है। जैसा हमने जिक्र किया था, प्रियांक खड़गे का नाम जरूर इन पहले 8 नामों में आना थोड़ा सा चौंकाता ही। हमें पता था कि वो कैबिनेट में रहेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बाद जब लेटर स्टेज में कैबिनेट एक्सपेंशन होगा उनका नाम आएगा। लेकिन पहली बार उनका नाम दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, चित्तापुर से एमएलए हैं। बड़ी टफ फाइट उन्होंने वहां पर दी थी जो मणिकंठा राठौड़ हैं, और हमने देखा था कि बहुत वाद विवाद भी हुआ था दोनों उम्मीदवारों के बीच में, लेकिन उनसे उन परिस्थितियों में वो जीत कर आए थे। वहां पर हमने देखा था कि कलबुर्गी में प्रधानमंत्री ने भी एक मैसिव रोड शो किया था, लेकिन उसके बावजूद उनको जीत का जो है एक तोहफा मंत्री पद के रूप में दिया गया है। इसके अलावा अगर सतीश जारकिहोली की बात कर लें तो जारकिहोली ब्रदर्स बेलगावी के किंग माने जाते हैं। वहां पर 18 विधानसभा की सीटें हैं। 2 भाई जो हैं वो बीजेपी में, कांग्रेस में, माफ कीजिएगा, और एक जो है वो बीजेपी में है। जो सतीश जारकिहोली हैं वो एससी समुदाय से आते हैं और वो भी एक काफी बड़े नेता माने जाते हैं उस रीजन के। इस वजह से उनको उस रीजन की वजह से जो मुंबई कर्नाटका जहां पर लिंगायतों का दबदबा भी है, उस रीजन से एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर हम सतीश जारकिहोली का नाम इसमें देख रहे हैं। रामलिंगा रेड्डी बीटीएम लेआउट जो बेंगलुरु में है उसके विधायक हैं, अनडिफिटेड एमएलए है कह सकते हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, हमेशा कैबिनेट में उनको जगह मिलती रही है और ओबीसी नेता हैं और बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं। और बहुत आश्चर्यजनक बात यह है कि जब 2019 में जब ऑपरेशन लोटस जिसका नाम कांग्रेस देती है, जब बीजेपी ने तोड़फोड़ की कोशिश की थी तो सबसे पहले नेता जिनको अप्रोच किया गया था वो रामलिंग रेड्डी भी थे। एक मीटिंग भी उनकी बीजेपी के नेताओं से हुई थी, ऐसा हमें बाद में पता चला, लेकिन सोनिया गांधी की बातचीत के बाद उन्होंने कुमार स्वामी की गवर्नमेंट में ही रहना मुनासिब समझा। तो ये वो भी नेता काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं इसीलिए, और सीनियर भी हैं इसलिए उनको जगह वहाँ पर दी गई है। उसके अलावा ज़मीर अहमद खान की बात कर लें तो आप और हमें ये पता है कि किस तरह से टीपू सुल्तान की जयंती को ऑफिशियल सरकारी कार्यक्रम बनाने में उनकी बहुत भूमिका रही थी। सिद्धरामैया सरकार में वो मंत्री रहते हुए उन्होंने ये काम किया था। उसके बाद बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी यहाँ पर हुई थी, हिंसा भी कोडगू में हमें देखने को मिली थी, चूंकि वो सिद्धरामैया के काफ़ी करीबी हैं, जनता दल से आए हुए नेता हैं और चामराजपेट जो बेंगलुरु का इलाका है वहाँ से विधायक है, तो उन्हें भी इस कैबिनेट में जगह दी गई है। सौरभ जी, तो ये आप देख रहे हैं शपथ ग्रहण की लाइव तस्वीरें और इसमें आपको बाकी जो बड़े लीडर्स इनवाइट किए गए हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं। इनमें अगर आप देखें तो बाकी और कांग्रेस के अलावा जो और राज्यों के मुख्यमंत्री अगर यहाँ पहुंचे उनके नाम अगर आपको हम बता पाएं तो उसमें एक एमके स्टालिन का नाम दिखाई देता है और दूसरे हेमंत सोरेन। केवल ये 2 ही चेहरे जो हैं वो नजर आ रहे हैं। देवेंद्र जी हाँ, बिल्कुल। और 3 जगह इनकी गठबंधन की सरकार है, 3 गठबंधन में से 2 नेता यहाँ पे आए हुए हैं और
फिलहाल इस तस्वीर को देख कांग्रेस पार्टी सौरभ निश्चित तौर पर उत्साहित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं कि कर्नाटक में इतनी बड़ी जीत, तो उसके बाद इतने सारे नेता आपके साथ आए, क्योंकि बीच में तो लगातार इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी ना, और ममता बनर्जी का बयान तक आपने सुना कि कांग्रेस पार्टी को पीछे रहना होगा, वरना वो तो बीजेपी के लिए सीधे सीधे एक तरह से जीतने का मौका दे देते हैं। तो वैसे माहौल के बाद अगर इस प्रकार की तस्वीर दिख रही है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक फील गुड कराने वाली तस्वीर है। आगे 2024 के लिहाज से ये कितना रिजल्ट में कन्वर्ट होगा वो तो बहुत दूर की बात है, बात की बात है, लेकिन फिलहाल ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। और नीतीश कुमार के लिहाज से भी, क्योंकि जितनी मेहनत वो कर रहे हैं कि किसी तरह से सेंट्रल स्टेज में आए, उनकी पूरी कोशिश यही है सौरभ। नीतीश कुमार की रणनीति ये रहती है कि आखिर जब अगर इस प्रकार का गठबंधन जीता तो किसी एक नाम पे सहमति नहीं बनेगी, और क्योंकि सबसे ज़्यादा मैंने मेहनत की है, सबसे मेरा कोई ना कोई इक्वेशन रहा है, तो शायद 30-32 सांसदों के दम पे मेरे नाम पे मुहर लग जाए। वो ये मान के चलते हैं कि आरजेडी और जेडीयू मिलकर बिहार में 30 सीटें जीत सकती है लोकसभा की। जी जीवीआर शास्त्री साहब, नीतीश कुमार की मेहनत आपको कैसा रंग लाती दिखाई दे रही है? नहीं, मुझे ज्यादा कुछ नीतीश कुमार से उम्मीद नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसा चीज है जो पूरा अपना कार्यकाल खत्म कर चुका है, वो ऐसा कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि बिहार में उन्होंने अभी जितना कर सकता था उतना कर चुका। नहीं, हम बात कर रहे हैं वो जो ये लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कितने कामयाब हो रहे हैं? ये तो टाइम पास के लिए बुलाया होगा कांग्रेस पार्टी। सुनिए, एक बात ये की है, प्रणब मुखर्जी और अहमद पटेल, ये प्रणब मुखर्जी अहमद पटेल एक ऐसी दो चेहरे थे कांग्रेस पार्टी के लिए जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष को इतना नहीं पता होता था, जो सोनिया गांधी को इतना स्टोरी नहीं पता होता था पीछे से, ये दोनों पूरा घुमा देते थे। लेकिन आज की डेट में ये दोनों नहीं है, तो इसीलिए आपको ये देखिए, ये सिद्धिरामैया डीके शिव कुमार की बलबूते पे इन्होंने कर्नाटका इलेक्शन जीता है, और इनको ये बिल्कुल पता है। और लेकिन अब सोनिया गांधी है, इसीलिए थोड़ा बहुत उसको उनको ये समझ है, इसका एडवांटेज तेलंगाना में इनको मिलेगा, भरपूर मिलेगा, और दिख भी रहा है, क्योंकि अभी जो रिसेंट सर्वे भी आया उसमें भी कांग्रेस आ गया इसमें। तो इनको ये स्वाभाविक है, क्योंकि केरला कर्नाटका एंड तेलंगाना ये तीनों मिलाएंगे, ये तो इनको 40 सीटें मिलने का बहुत संभावना है। तो इनको ये भी पता है बाकी जगह, सो दैट इनको ये तो समझ है 140-150 सीट भी हम ला पाएंगे और कर सकते हैं, सरकार को खड़े कर सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में। सो आप ये देखिए, बीजेपी को पूरा इसके ऊपर एक ऐसी वो बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है एकदम बीजेपी अपनी पूरी देश भर पे पिछली की तरह चले जाएगी, ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला है। बीजेपी को भी समझना चाहिए बात को, क्योंकि आंध्र में बीजेपी नहीं है, ना एक एमपी सीट है ना एक एमएलए सीट है, तमिलनाडु में नहीं है, कर्नाटका में ये हालत देख ली हमने। तो इस तरीके से, क्योंकि इतना 5-6 स्टेट नहीं है, फिर उसके बाद आप अभी कांग्रेस को बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी रह जाएगा महाराष्ट्र में, क्योंकि इन्होंने सरकारें निकाल के सरकारें गिरा करके सरकार बनाया जी। तो उसमें आपको एंटी इनकम्बेंसी, डबल इनकम्बेंसी होती है, लीडरशिप एंटी इनकम्बेंसी, पार्टी एंटी इनकम्बेंसी। आप इसमें एक चीज उभर के आ रहा है, कहीं ऐसा तो चुप के बात चल रही है, वो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रियंका गांधी है, जो हिमाचल में भी है, कर्नाटका में भी है, अब वो तेलंगाना में भी कूद गई। तो इससे ये पता लग रहा है राहुल गांधी कहीं ऐसा तो नहीं है, राहुल गांधी पीछे निकल रहा है, वो अपने आप को पीछे निकल रहा है या पता नहीं। अरे ठीक है, कांग्रेस पार्टी आपको लग रहा है प्रियंका गांधी को आगे कर रही है, राहुल गांधी खुद बैक सीट ले रहे हैं, और प्रियंका गांधी आ भी जाएंगी आगे तो क्या होगा? देखिए, प्रियंका गांधी, अभिजीत से मैं पूछ रहा हूँ प्रोफेसर साहब जी। देखिए, मेरे को तो प्रियंका गांधी आने का कुछ रास्ता तो मेरे को दिख नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी में से ही कुछ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। बोल नहीं दीजिए, क्योंकि वो आ नहीं रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो हट नहीं रहे हैं ना। वो जब भी इलेक्शन हार जाते हैं, वो कहीं जाके पता नहीं क्या पूजा पाठ करके आते हैं, बट वापस आ ही जाते हैं। अब तक कितने इलेक्शन हार चुके हैं? 50 से भी ज्यादा इलेक्शन हार चुके हैं, पर रहते तो वही हैं ना। इसमें वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने बोला था कि डीके शिव कुमार ने तभी माना जब सोनिया के साथ बात exactly. राहुल के साथ नहीं, क्योंकि राहुल का ये है कि वो हाथ छोड़ देते हैं कभी कभार, पर जो सोनिया है वो हाथ छोड़ती नहीं है। तो सोनिया का आश्वासन से ही ये सरकार बना है। मैं आपको इसकी पूरी क्रोनोलॉजी बता सकता हूं। आप तो सोनिया जी की बात तो बाद में आई है,
पहले तो ये था कि राहुल जी से दोनों की मुलाकात हुई, राहुल गांधी से मामला नहीं सुलझा। और उसके बाद डीके शिव कुमार ने ये कहा कि मैं प्रियंका गांधी से मुलाकात करूंगा। प्रियंका गांधी शिमला में थी, उन्होंने कहा मैं वो उस रात नहीं पहुंच रही थी, तब डीके शिव कुमार ने कहा कि मैं सोनिया गांधी से बात करके जाऊंगा। पर राहुल गांधी के ऊपर प्रियंका गांधी को उस वक्त रखा उन्होंने, कम से कम उनसे मुलाकात करूंगा। ये मैं मानूंगा कि ये उनको पर्सनल आश्वासन चाहिए था। बिल्कुल। मैं ये नहीं मानूंगा कि प्रियंका गांधी उनके ऊपर हैं। आप भी अगर देखेंगे, प्रियंका गांधी कोई कोशिश भी नहीं कर रही है अपने भाई को अलग करने के लिए, क्योंकि भाई बहन बहुत एकजुट होकर काम करते हैं। मैं ये नहीं मानता हूं कि वो किसी भी तरह का उन आपसे सहमत होते हुए भी, लेकिन दो चीजें नजर आती हैं। हिमाचल का सारा कैंपेन प्रियंका गांधी ने देखा, कर्नाटक में ज्यादा सभाएं, ज्यादा रैलियां प्रियंका ने करी जी, और तेलंगाना में उसके तुरंत बाद प्रियंका गांधी को उतारा गया जी। ये क्या बताता है? पर ये बताता है कि प्रियंका गांधी ज्यादा सेलेबल कमोडिटी है, पर मार्केटेबल कमोडिटी होने के बावजूद जो एक्चुअल पार्टी चला रहे हैं वो अभी भी, और राहुल गांधी प्रेसिडेंट भी नहीं है, वो पोस्ट होल्डर भी नहीं है कांग्रेस, अभी तो एमपी भी नहीं है, पर फिर भी चला रहे हैं। तो इसमें तो मैं नहीं मानता हूं, जितना भी आप सुन लेंगे कांग्रेस में से, मैं ये नहीं मानता हूं कि राहुल गांधी या तो हटेंगे या तो प्रियंका गांधी उनको हटाने की कोशिश करेंगी, या कांग्रेस वर्किंग कमेटी या कोई भी अंदर से प्रियंका को लाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस में अभी भी आपको लगता है कि नंबर 1 राहुल गांधी ही है? राहुल गांधी ही हैं। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं, एक्चुअली दो तीन चीजें ऐड करना चाहता हूं। इसमें डीएमके बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के 52 सीट्स में से 9 या 10 सीट तमिलनाडु से हैं, और अगर आप देखेंगे, क्योंकि जब से वो पीटीआर का वो ऑडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें वो उदयनिधि और जो दामाद जी के बारे में बात कर रहे थे, उसके बाद उनकी कुर्सी गई। जी, ये डीएमके काफी अनपॉपुलर होए जा रहा है तमिलनाडु में, पर फिर भी आशंका है कि वो अगला इलेक्शन जीतेंगे, क्योंकि एडीएमके इतनी बुरी तरह से बट चुका है ईपीएस और ओपीएस के बीच में। तो डीएमके को इधर लाना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो कांग्रेस का एक किस्म से गारंटी है। जब आपके 10 सीट यानी कि ऑलमोस्ट 5 में से 1 सीट तमिलनाडु से आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर तीसरा चीज ये था, जो ये रामलिंग रेड्डी की जो हमने बात की थी, जो अर्ली ट्रेंड्स में आपने देखा होगा, जनार्दन रेड्डी आपको याद है, बेल्लारी ब्रदर्स में से जो एक थे, जो सुषमा स्वराज जी के काफी करीब थे, उनके पार्टी को लगभग अर्ली पोलिंग में 5.5% आ रहे थे। तो क्लियरली वो रेड्डी कम्युनिटी काफी इंपॉर्टेंट है उधर कुछ ना कुछ करने के लिए। तो ये अहिंडा को भी थोड़ा उनको ले आया गया है, बिकॉज जनार्दन रेड्डी का नेचुरल प्रोक्लिविटी होगा, अगर वो ज्वाइन करेंगे तो कांग्रेस को मिस करके बीजेपी को जाएंगे, बट उनको भी लाने की कोशिश किया जा रहा है। तो उस मंत्री में से ये मैं तो इनकी वॉच करूंगा। पर चौथी पॉइंट ये है, आप देखेंगे जो भी इधर दलित लीडर्स, आई थिंक देयर आर 3 और 4 दलित मिनिस्टर्स जो चुने गए हैं, उनमें से 2 या 3 बौद्ध भी हैं, ओपनली बौद्ध हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखेंगे 1 मुस्लिम, 1 क्रिश्चियन, कम से कम 2 बौद्ध। ठीक, अब जरा यहां से आने वाले चुनाव पर बढ़ते हैं। हम तेलंगाना की बात करने जा रहे थे, वहां से प्रियंका गांधी का जिक्र शुरू हुआ था। प्रोफेसर साहब ने कहा तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा हो सकता है। हम तो सुन रहे थे कि बीजेपी वहां पर अब इस चुनाव में कम से कम क्लियर नंबर 2 बनना चाहती है। देवेंद्र? बिल्कुल, फिलहाल बीजेपी की पूरी कोशिश यही है कि मुकाबला ये दिखे कि बीआरएस बनाम बीजेपी का हो। उसके लिए ताकत हम लोग देख भी रहे हैं किस प्रकार से पार्टी ने लगातार पूरी ताकत झोंक रखी है। सुनील बंसल जो कि पहले उत्तर प्रदेश में संगठन महामंत्री थे, उन्हें उसकी जिम्मेदारी दी गई है, जो कि माना जाता है कि मैक्रो मैनेजमेंट में बहुत माहिर व्यक्ति हैं संगठन के लिहाज से, उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन निश्चित तौर पर तेलंगाना में बीजेपी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा कर जाए, अभी तक इसके संकेत नज़र नहीं आ रहे हैं। और हाल के दिनों में आपने देखा होगा कम से कम 5 ताकतवर नेताओं ने, जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं बंडी संजय, उनके खिलाफ एक तरह से बगावत कर दी। एक सांसद ने तो बहुत सारे बयान भी दिए थे जो कि इनके खिलाफ थे, और उसमें
ऐसी स्थिति में सब कुछ इस प्रकार से करिश्मेटिक रूप में करना कि केसीआर को आप पछाड़ सकें, फिलहाल बीजेपी के सामने बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन बीजेपी एक बड़ी चुनौती के तौर पे इसको ले रही है। क्या बीजेपी के सामने चेहरों का कोई बड़ा संकट है? तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, हर जगह क्या अपने लीडर को ओन करके कि इनके नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और ये हमारा चेहरा है, ये हमारा मुख्यमंत्री होगा, ना वो खुलकर ये बात कर्नाटका में कह पाए, क्या वो तेलंगाना में किसी को कह सकते हैं? क्या वो मध्य प्रदेश में शिवराज के नाम पर लड़ सकते हैं? क्या वो वसुंधरा राजे के नाम पर राजस्थान लड़ सकते हैं? रमन सिंह के नाम पर छत्तीसगढ़ लड़ सकते हैं? इसमें तीनों चारों में अगर आप देखें तो पहले छत्तीसगढ़ की बात कर लें, बिल्कुल नहीं लड़ सकते रमन सिंह के नाम पे। दूसरे कंडीशन में देखें, तेलंगाना में कोई भी ऐसा नाम नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के कई नेता इस बात को मानते हैं सौरभ की, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से मुख्यमंत्री के तौर पे हैं, तो उनके चेहरे को लेके एक फटीग आ गया है लोगों के भीतर। और क्योंकि पिछली बार वो चुनाव हारे, उसके बावजूद मुख्यमंत्री बन गए, तो वो भी एक समस्या के तौर पे दिखी कि लोगों की जो नाराजगी थी वो खत्म नहीं हो पाई। समस्या ये है कि शिवराज सिंह चौहान को अगर हटाएं तो दूसरा कौन, और वैसा कोई पॉपुलर चेहरा जो अक्रॉस द स्टेट स्वीकार्य हो, बीजेपी में कोई नजर नहीं आ रहा है। आप नाम के हिसाब से उठाकर देख लें तो एक भी नाम आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि शिवराज सिंह चौहान के फटीग के बावजूद उनके ऊपर भारी पड़ जाए, और ये बीजेपी की समस्या है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वसुंधरा राजे अनडाउटेबली राजस्थान बीजेपी के जितने भी नेता हैं उन सब में काफ़ी आगे हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन वसुंधरा राजे का काम करने का अपना जो तरीका रहता है, जिस प्रकार से वो आक्रामक अंदाज में संगठन के लोगों के साथ भी ट्यूनिंग रखती हैं, वहाँ पर बीजेपी के संगठन को ये बात बहुत सूट नहीं करती। और शायद यही वजह है कि वसुंधरा राजे को, हालांकि हाल के दिनों में आप देखें तो प्रदेश अध्यक्ष जो कि पहले सतीश पुनिया थे, उनके बहुत खराब रिश्ते थे वसुंधरा राजे के साथ, उनको हटाया गया। अभी जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, माना यह जाता है कि वसुंधरा राजे के साथ उनके इक्वेशन बहुत अच्छे हैं, तो ये सारी चीज़ें अपीज़ करने के तौर पे की गई, लेकिन वसुंधरा को भी मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा, इसकी संभावना नज़र नहीं आ रही है। बीजेपी का आकलन ऐसा रहता है क्योंकि चेहरे के हिसाब से उनके पास देश में सबसे लोकप्रिय चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो जहां बहुत अनिवार्य ना हो वहां पे मोदी के चेहरे के साथ जाना उन्हें ज्यादा सूट लगता है। चलिए, तो ये डीके सिद्धरामैया वाली जो मुश्किल यहाँ कर्नाटका में पेश आई है कांग्रेस पार्टी को, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के सामने मुश्किलें उसके अपने राज्यों में जहां वो चुनाव में जा रही है वहां पर नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।